हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 10 है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ज्योति तीव्रता को मापने का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंडेला। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो यह लंबी दूरी मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर है मीटर। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? तो यह न्यूटन की पुस्तक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, चलते हुए किसी वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह है जड़त्व के नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में न्यूनतम गति न्यूटन के गति का कौन सा नियम लगता है? तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम लगता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डायनेमो के द्वारा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर है सोलर सेल। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता क्या होता है? तो जी का मान घटता है, मतलब गुरुत्व का मान है घटेगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, जी का निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण नहीं पूछा गया इसमें, अधिकतम न्यूनतम मान पूछा गया। न्यूनतम मान कहाँ पर होगा जी का? अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा और न्यूनतम मान कहाँ पर होगा? तो यह विषुवत रेखा पर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति घट जाती है तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होता है? तो उस समय व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कैसे महसूस होगा? तो उस समय व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होगा। अगला प्रश्न है, यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए और लिफ्ट तेजी से नीचे आए तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार होगा, भार कैसे महसूस होगा? तो वह भार अपना शून्य ही महसूस करेगा या भारहीन महसूस करेगा, वह अपना भार एकदम शून्य मानेगा। अगला प्रश्न है, पतली हुई किसके कारण पानी पर चढ़ाई जा सकती है? यह यहाँ पर ऐसे हो सकता है पृष्ठ तनाव का उत्तर हो, जो ये गलत प्रश्न है आपका, इसको हटा दीजिए अभी आप। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है फोटोन का या फोटान का। अगला प्रश्न है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो ये एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ेगा तो द्रव्य की श्यानता घट जाएगी। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैसों की श्यानता पर जब ताप बढ़ता है तो श्यानता उसकी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अवश्रव्य तरंगें। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसे श्रव्य तरंगें कहा जाता है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसे पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, जिसे इंसान नहीं सुन पाता है, जो इंसान के सुनने की क्षमता से बाहर हो जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पराश्रव्य तरंग का। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो यह सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला प्रश्न है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 5130 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलता है? तो उस समय आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का डेसिबल से बड़ा मात्रा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर बेल। अगला प्रश्न है, किसी भी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस समय ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में या नमी युक्त वायु में अधिक रहती है? किस में अधिक रहती है, शुष्क वायु में या नमी युक्त वायु में? तो इसका सही उत्तर होगा नमी युक्त वायु में। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उसकी दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर या 17 मीटर, इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है,
ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों सुनाई पड़ती है? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड पैमाने को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है सेल्सियस पैमाने से। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का अंतिम रास्ता, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।